वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है फ्रांसीसी क्रांति, तो इस चैप्टर में हम पूरा ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में क्रांति कब हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, ये सब हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा फ्रांस के ऊपर बेस है ये चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। पेरिस फ्रांस का एक शहर है। लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई थी कि जो फ्रांस का राजा है वो फ्रांस के लोगों को मरवाना चाहता है। यह खबर आग की तरह पूरे फ्रांस में फैल गई। अब कोई भी ये सोचेगा कि उस देश का राजा उस देश की जनता को मरवाना चाहता है, तो उस देश के नागरिक तो डर जाएगी। तो लोगों ने सोचा कि ऐसे मरने से अच्छा है कुछ करके मरा जाए। इसलिए जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक जन सेना बनाना चाहिए। उन्होंने एक जन सेना बनाने का डिसीज़न लिया, जिसमें 7,000 वुमेन एंड मैन फ्रांस के टाउन हॉल के सामने कलेक्ट हो गए। सभी लोग आपस में विचार करने लगे कि अगर हमें राजा के खिलाफ़ कुछ भी करना होगा, विद्रोह करना है, अगर उसके खिलाफ़ हमें लड़ाई लड़नी है, तो वो तो हमें ऐसे ही होगा नहीं, उसके लिए हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लोग जो जनता थी, फ्रांस में जो बड़े बड़े शासकीय इमारत थे उसमें घुसकर हथियारों की खोज करने लगे। सबसे पहले लोगों ने मिलकर फ्रांस में एक बास्तिल किला है, उस बास्तिल किले के जेल को नष्ट करने का डिसीज़न लिया और उन्होंने बास्तिल किले को नष्ट कर दिया। हथियारों पर कब्जा की इस लड़ाई में बास्तिल किले का जो कमांडर था वो मारा गया। जो जनता थी वो तो अपने हथियार लेने के लिए उस किले में घुसी थी, लेकिन इन सब की वजह से जो बास्तिल किले का कमांडर था वह मारा गया, और जो बास्तिल किले के कैदी थे उसको भी वहाँ की जनता ने छुड़ा दिया गया, ताकि और फ्रांस में हुड़दंग मच जाए। इन सब ने मिलकर बास्तिल किले को गिरा दिया। और जो बास्तिल किले में कीमती वस्तुएं बहुत सारी रखी हुई थी, जिसे फ्रांस की जनसंख्या ने उसे बाज़ार में बेच दिया। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में एक यही घटना के बाद फ्रांस में क्रांति हुई। इसके बाद भी बहुत दिनों तक पेरिस तथा जो कई हमारे देहाती इलाके थे उसमें भी लड़ाई हुई, जिसका रिज़ल्ट यह निकला। अब कुछ भी हो, चाहे युद्ध हो चाहे अच्छा काम हो, उसका हमें इफ़ेक्ट जो है वो तो जनता पर ही पड़ता है। तो इसका भी इफ़ेक्ट जनता पर ही पड़ा। जो रोटी कपड़ा मकान उसके प्राइसेस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ने की वजह से फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी, उनकी इनकम पहले कम होती थी, तो जिसकी वजह से वो लोग विरोध करने लगे। बाद में जो फ्रांस के राजा थे उनका सिर काट कर मार दिया गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ऊपर हमने पढ़ा ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वाई डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन। इसके पीछे हम रीज़न पढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, फ्रांस में क्रांति के पीछे क्या कारण थे। अब इसके पीछे हम ये सब पढ़ेंगे। फ्रांसीसी समाज की दशा 18वीं सदी में फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रांस में बूर्बो राजवंश का कब्ज़ा चलता था। लुई 16 जो बूर्बो राजवंश का राजा था, लुई 16 1774 में फ्रांस में वो सिंहासन पर बैठा। लुई 16 ने उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट से शादी कर ली थी। लंबे समय तक ये वॉर चले, जिसके कारण जो हमारे रिसोर्सेज थे वो पूरे नष्ट हो चुके थे। अब वॉर होता है तो उसका इफ़ेक्ट तो
सोसाइटी पर पड़ता है, उसके आसपास पर पड़ता है। तो जो फ्रांस में हमारा वॉर चले उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे। लुईस 16 उसके शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में हेल्प की थी, जिसके कारण फ्रांस में वैसे भी गरीबी तो थी ही, लेकिन फ्रांस पर अब 10 अरब लिरवे से भी ज़्यादा का कर्ज बढ़ गया। लिरवे फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता है। अब ये कर्ज चुकाने के लिए वहाँ की सरकार की चिंता बढ़ गई। एक तो लुईस 16 पर कर्ज चुकाने की चिंता थी कि ये इतना सारा कर्ज कैसे चुकाया जाए, ऊपर से सरकारी कार्यालयों का खर्च था, विद्यालयों को चलाने का खर्च था। तो लुईस 16 के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो इन सब की वजह से सोच रहा था कि क्या करें, तो लुईस 16 ने टैक्स बढ़ा दिया। उसने सोचा क्यों ना इन सब का खर्चा जनता से ही लिया जाए। जैसे कि हमें पता है, इन द 18th सेंचुरी फ्रांस वॉज डिवाइड इंटू 3 स्टेट्स। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट कुलीन वर्ग, थर्ड स्टेट अन्य वर्ग। फर्स्ट पादरी वर्ग, इसमें वह लोग आते हैं जो चर्च में काम करते थे, जो चर्च की सफाई करते थे। और जो सेकंड वर्ग था कुलीन वर्ग, इसमें आता था राजा, बड़े बड़े लोग, राजा, उसका उनकी फैमिली। और जो हमारा थर्ड वर्ग था उसमें जो हमारे बचे हुए लोग थे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, वकील, कर्मचारी, अध्यापक, ये सब थर्ड वर्ग में आते थे। तो जैसा ये हमारा 18th सेंचुरी में जो हमारी सोसाइटी थी वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो हमारा फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट था, इसके वर्ग जो थे उन्हें कोई कर नहीं देना होता था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें ही सारा कर देना पड़ता था, जिससे कि सारा जो टैक्स का बर्डन है वो थर्ड स्टेट पर पड़ जाता था। राजा ने रोज़ाना उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जैसे तंबाकू, नमक आदि। राजा ने सोचा कि रोज़ाना उपयोग की वस्तुएं तो जनता खरीदेगी, वो तो उनके बिना रह नहीं सकते, तो उसके ऊपर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और टैक्स से जो पैसे आते थे उसने उसमें अपने इस यूज़ के लिए यूज़ किया उसे। अब ऐसे में राजा के महल के तो सभी खर्चों को जनता से वसूल लिया गया। अब इतने सारे चीज़ों पर जो हमारी नेसेसरी गुड्स रहेगी उस पर अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो वो तो जनता खरीदेगी। तो इससे क्या हुआ, जो फ्रांस के राजा थे उनका जो महल था उसका सारा खर्चा ले लिया गया। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। सन 1789 में यह इंक्रीज़ होकर 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या पहले कम थी 2.3, अब 2.8 हो गई। अब जनसंख्या बढ़ी तो मांग भी बढ़ी। सीधी सी बात, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी, जिसके कारण महंगाई बढ़ने लगी। और जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो भूखमरी से मरने लगी, और जो अमीर थे वो और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब होने लगे। फिर लोगों ने सोचा कि कब तक चुप बैठा जाए, तो लोगों ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन वह उतना इफ़ेक्टिव रहा नहीं, क्योंकि उस टाइम पर ना तो एजुकेशन सिस्टम था और ना ही लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा थी कि वह उसका विरोध कर सके। और ऐसे ही टाइम बीतता गया, लोग ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारने लगे। फिर समय बीतने के साथ लोग जो है वो एजुकेटेड होते गए, उनकी इनकम बढ़ी। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है वो तो बहुत गलत हो रहा है। इतने सारे टैक्स अगर हम राजा को ही दे देंगे तो हमारे पास सेविंग के लिए क्या बचेगा। और उस टाइम के हमारे ऑथर जॉन लॉक रूसो, इनका भी यही मानना था कि एक ऐसा समाज बनना चाहिए जहां सबको आज़ादी हो। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के हित के बारे में सोचे। जॉन लॉक और रूसो, इनका भी यही मानना था। जो हमारे टैक्स थे वो तो पहले से ही इंक्रीज़ थे, अब महंगाई भी बढ़ती जा रही थी, टैक्स भी इंक्रीज़
प्लस महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। इससे जो जनता थी वो कुछ दिन तक तो सहन करती रही, लेकिन कुछ दिन के बाद जनता भड़क गई और यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी फ्रांस में क्रांति। जनता भड़की, अब यहाँ से हमारी फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। प्राचीन राजतंत्र के अनुसार जो फ्रांस का कोई भी राजा है वो अपनी मर्ज़ी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता। अब लुई 16 ने अपनी मर्ज़ी से टैक्स बढ़ा दिए थे, लेकिन जो हमारे प्राचीन राजतंत्र है उसके अकॉर्डिंग कोई भी राजा अपनी मर्ज़ी से टैक्स इंक्रीज़ नहीं कर सकता था। उसे उस देश के नागरिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नई जो हमारी टैक्स पॉलिसी थी उस पर हमें मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन लुई 16 ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने टैक्स इंक्रीज़ कर। जो हमारा स्टेट जनरल था वो क्या है, आइए अब हम स्टेट जनरल के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें सभी स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, और इसकी जो हमारी लास्ट मीटिंग थी ये 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई। अब जो हमारी मीटिंग बुलाई गई थी स्टेट जनरल की, इसमें हमारा प्रथम स्टेट एवं जो सेकंड स्टेट था इसमें से 300 प्रतिनिधि भेजे, और जो हमारा थर्ड स्टेट था इसमें 600 प्रतिनिधि भेजे। लेकिन जो इस मीटिंग में था किसान और जो हमारे कारीगर थे, मज़दूर थे, गरीब वर्ग थे, उनको इन मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनको मना कर दिया गया था। फिर इन लोगों ने 400 में पत्रों में शिकायतें लिखाकर असेंबली में भेज दी कि ऐसा क्यों है, हम मीटिंग में क्यों नहीं जा सकते, अब पूरी फ्रांस की जनता जा सकती है, हम लोग ही क्यों नहीं जा सकते, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया। तो उन्होंने ये सब सोचकर उन्होंने जो हम उस टाइम में न्यूज़पेपर थे उस पर उन्होंने लिखाकर असेंबली में वो शिकायत भेज दी। लेकिन जो हमारी असेंबली थी उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को एक वोट डालने का अधिकार था, लेकिन जो हमारे थर्ड स्टेट थी उन्हें यह मंजूरी दी नहीं गई थी। वे चाहते थे कि पूरी असेंबली वोट करे, लेकिन लुई 16 उसने थर्ड स्टेट के लोगों की बात नहीं सुनी और उसने बुलाने को भी मना कर दिया था। थर्ड स्टेट के लोग असेंबली से बाहर चले गए और यह सभी लोग 20 जून को वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। फिर इन्होंने शपथ ली कि जब तक वह सभी लोग ऐसा संविधान नहीं बना लेंगे जिसमें राजा के पास कम शक्तियाँ होंगी, तब तक हम सब राजा के खिलाफ विरोध करते रहेंगे। इनका यह मानना था कि फ्रांस में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें फ्रांस के जो किंग है उसकी जो पावर है लिमिट कर दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किंग के पास पावर रहेगी तो उतना ही उनका शोषण करेगा, तो उन्होंने यह डिसीज़न लिया। और जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इस असेंबली का लीडर था मिराबियो और आबे सिए। दूसरी तरफ फ्रांस में ठंड बढ़ रही थी जिसके कारण जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी। अब फसल ख़राब हो गई तो लोग खाएंगे क्या, तो लोगों में भुखमरी बढ़ गई थी। लोगों ने ज़बरदस्ती दुकानदारों से चीज़ें छीनना शुरू कर दिया। अब भूखे मरेंगे तो नहीं, तो उन्होंने दुकानदारों से चीज़ें छीनना शुरू कर दिया। यह सब देखकर राजा ने अपने सेना को आदेश दिया कि तुम शहर में जाओ। फिर लोगों में हड़कंप मच गया क्योंकि लोगों को लगा कि राजा ने फसल खराब करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है, लेकिन राजा ने तो रियलिटी तो ये थी कि राजा ने इसलिए भेजा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको जाकर मना करो। लेकिन जो फ्रांस की जनता थी उनको लगा कि राजा ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है ताकि ये फसल जो थोड़ी बची फसल है वो भी ख़राब कर दे। फिर लोगों ने 1789 में बास्तिल के किले पर हमला कर दिया।
अंत में राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जो उनकी डिमांड थी कि नेशनल असेंबली को स्वीकार किया जाए, राजा ने तंग आकर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात करों सामंती व्यवस्था, धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया। 1789 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म आया, जिसमें गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट था लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। फर्स्ट विधायिका, सेकंड कार्यपालिका, थर्ड न्यायपालिका। जो विधायिका है वो कानून को बनाता है, कार्यपालिका देखता है कि कानून का पालन अच्छे से हो रहा है या नहीं। थर्ड न्यायपालिका नियमों का पालन न करने वालों को दंडित करने का काम करती है। राजा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन वह रियल में यह चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ रूल आए, क्योंकि वह अपने पावर को कम करना ही नहीं चाहता था कभी भी। तो उसने अपने माइंड सेट किया कि क्यों ना नेबर कंट्री के साथ एक प्लान बनाया जाए। राजा ने सोचा, राजा उससे पहले कुछ कर पाता। पहले ही नेशनल असेंबली ने 1789 में एक वॉर घोषित कर दिया। 1791 में जो संविधान बनाया गया था उसमें धनवान को ज़्यादा महत्व दिया गया, गरीबों को नहीं। मतलब जो हमारे फ्रांस में जो अमीर थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई, गरीबों को नहीं। उस टाइम पे गरीबों की सुनता भी कोई नहीं था। लोगों ने पॉलिटिकल क्लब बनाया जिसमें अलग अलग विचारों के लोगों की बात को सुना जाए और उनको भी मौका दिया जाए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर एक टॉपिक के ऊपर रख सकें। और इसी पॉलिटिकल क्लब के जैसा जैकोबिन क्लब बनाया गया। इस क्लब के लोगों ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखकर हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और उन्होंने डिसीज़न लिया कि जो राजा के महल में घुसकर राजा को बंधक बना लिया जाए। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का खात्मा कर दिया। मतलब फ्रांस में 1792 को मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जो हमारा लुईस 16 था उसे बंदी बना लिया गया, और राजद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। लुईस 16 का भी वंश ख़त्म हो गया था यहाँ पर। और जो हमारा जैकोबिन क्लब है वो बचा। उसकी सरकार थी, वो क्या करने लगी, जो भी रिपब्लिक के खिलाफ़ कुछ भी बोलता, चाहे वो उसके खुद की पार्टी का क्यों ना हो, वो उसे जेल में डाल देती या उसे मृत्यु दंड दे देती। जैकोबिन क्लब का लीडर अब वो अकेला बचा था। वो अपनी मनमर्जी करने लगा। वो लगातार देश के मज़दूरों का शोषण करने लगा। वो सोच रहा था कि अब शोषण के द्वारा लोगों को अपना कब्ज़ा कर लूँगा। 1794 में जैकोबिन क्लब को भी दोषी ठहराया गया और जैकोबिन क्लब का भी एंड हो गया। फिर 1804 में फ्रांस का नया राजा बना जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। शुरू में लोगों को लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट तो क्रूर राजा था। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। हमारी क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 में इतना ही है। अब इसके आगे का पार्ट हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। थैंक यू।